नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं चौधरी। आप सभी का स्वागत है। 3 बजे की 3 खबरों में रुक करते हैं खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वाराणसी के डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मियों से बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं काशी का एक सेवक होने के नाते हर एक काशीवासी का हृदय से धन्यवाद देता हूं। विशेष रूप से हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज, वार्ड बॉयज और एम्बुलेंस ड्राइवर्स ने जो काम किया है वो वाकई सराहनीय है। संबोधन के दौरान भावुक होते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस वायरस ने हमारे कई अपनों को हमसे छीन लिया है। मैं उन सभी लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनके परिजनों के प्रति सांत्वना व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में हमें कई मोर्चों पर एक साथ लड़ना पड़ रहा है। इस बार संक्रमण दर भी पहले से कई गुना ज्यादा हो चुकी है। मरीजों को ज्यादा दिनों तक अस्पताल में रहना पड़ रहा है। इससे हमारे स्वास्थ्य सिस्टम पर दबाव बढ़ रहा है। इस वायरस ने हमारे कई अपनों को हमसे छीना है। मैं उन सभी लोगों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिजनों के प्रति सांत्वना व्यक्त करता हूं। बनारस और पूर्वांचल के ग्रामीण इलाकों पर भी बहुत ध्यान देना है। और अब मंत्र हमारा क्या होगा? हर व्यवस्था के लिए, हर इकाई के लिए नया मंत्र यही है, जहां बीमार वहीं उपचार। ये हम भूले नहीं, जहां बीमार वहीं उपचार। जितनी हम उपचार उसके पास ले जाएंगे उतना हमारी हेल्थ व्यवस्था पर दबाव बहुत कम होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन आपने सुना। आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने वहां पर उन तमाम लोगों को संबोधित किया जो डॉक्टर्स थे, नर्सेज थे, वार्ड बॉयज थे और एम्बुलेंस ड्राइवर्स थे। उन तमाम लोगों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आभार व्यक्त किया है। और साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वाराणसी में किसी को भी खाने के लिए परेशान नहीं होने दिया जाएगा। वाराणसी वासी लगातार लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। तो वहीं उन्होंने वो मॉडल की भी उन्होंने बात कही कि जिस तरीके से वाराणसी में कोरोना को हराने को लेकर काम चल रहा है वो काबिले तारीफ है। और सीधा रुख उत्तर प्रदेश का, क्या कुछ वहां के स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। उस कंपनी के उत्पादन का, उस इंजेक्शन का वितरण ये केंद्र सरकार ने स्वयं अपने हाथ में ले लिया है और सभी राज्यों को संख्या के आधार पर वो वितरण करना शुरू कर दिया। हमको भी थोड़ा थोड़ा करके मिलता है तो हम लोग अपने मेडिकल कॉलेजेस में जहाँ ज़्यादा इसकी बीमारियाँ की आ रही है वहाँ हम लोग भेज रहे हैं। पैनलिस्ट में जो रिसर्च डॉक्टर हैं या डॉक्टरों का कहना है कि अभी तीसरी लहर आने वाली है और तीसरी लहर बच्चों पे ज़्यादा प्रभावी होगी, तो उससे निपटने के लिए किस तरह के इंतजाम कर रही है? अब ये कई दिन से चल भी रहा है कि संभावित छोटे बच्चों में या 18 साल के नीचे के बच्चों में आ सकता है। इसके लिए मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुपालन में हम लोग ने अपने सभी मेडिकल कॉलेजेस में पीडियाट्रिक आईसीयू, जो पीकू कहते हैं, और जनपद स्तर पर और सीएचसी लेवल पर ये हम लोगों ने इसको स्थापित करने के लिए तैयारी कर लिया है। इससे संबंधित जो मैन पावर है, डॉक्टर्स हैं, स्टाफ है, दवाइयाँ हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग ने प्रारंभ कर दिया। इसको लगभग 20 जून तक हमको पूरा कर लेना है। इसको निगरानी के लिए सर किस तरह के डॉक्टर और कौन सा पैनल होगा, कौन कौन? तो आपने सुना कि किस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में लेकर उसको कदम उठाए जा रहे हैं, किस तरीके से तमाम चुनौतियों का सामना सरकार कर रही है, लेकिन बावजूद इसके जो आंकड़े हैं वो कम हो रहे हैं। इन तमाम चीजों को लेकर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ उमेश सिंह, बीजेपी नेता, जुड़ चुके हैं फोनलाइन के माध्यम से। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर एएनबी न्यूज पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी में तमाम जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनसे बातचीत की और इस दौरान वो भावुक भी हुए। क्या कुछ आप कहेंगे सर? निश्चित मोहित जी, ये बहुत ही अच्छी भावना है माननीय प्रधानमंत्री जी की,
जिस तरह से वो लोगों को उत्साहित कर रहे हैं और एक जो है जिले जिले में हर जिला अधिकारी से बात कर करके इससे बड़ा हर्षोल्लास हो रही है। जनता भी खुश है और लोगों को हिम्मत बढ़ रही है, अधिकारी का भी जो है उनकी भी हिम्मत बढ़ रही है। तो ये एक बहुत अच्छा कदम है। आज बनारस में आप देखेंगे कि वाराणसी में डीएम साहब ने, जिलाधिकारी वाराणसी ने किस तरह से कैसे कंट्रोल किया और उसका कितना फर्क पड़ा, किस तरह से वो एक एक डिटेल्स बताए हैं, तो शायद आपने सुना भी होगा, देखा होगा जिस तरह से है। तो आज माननीय प्रधानमंत्री जी की देश का बागडोर है उनके हाथ में और वो किस तरह से कितना अच्छा वो कैसे हैंडल कर रहे हैं, ये एक देखने और सीखने वाली चीज है कि आज इस महामारी के स्थिति में जो आज एक अचानक और स्थिति बनी पूरे देश में, आज उसको किस हालात में और कैसे कंट्रोल हुआ, किस तरह से जो है उन्होंने पूरी तरह से लगे हैं। और 24 घंटे में मुझे लगता है कि 18 से 20 घंटा वो इन्हीं मसलों पे काम कर रहे हैं। एक एक जगह पे उनकी निगाहें हैं। जिस तरह से कल भी जो है तूफान आया और वहाँ का भी दौरा किया, गुजरात का भी, इस तरह वो देश के कोने कोने पे उनकी निगाहें हैं। एक बहुत अच्छी बात है। एक बहुत ही मजबूत और ईमानदार अच्छे प्रधानमंत्री जी के हाथ में आज देश का बागडोर है। ये हम जनता इससे पूरी तरह से आश्वस्त है, उनके रहने चाहिए। उमेश सिंह जी, हम तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरीके से खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मैदान में हैं, प्रधानमंत्री भी लगातार कोरोना वॉरियर्स के संपर्क में हैं। क्या लगता है कि इससे डॉक्टर्स का, नर्स का मनोबल बढ़ेगा? निश्चित तौर पर मोहित जी, आप अगर एक अच्छा काम कर रहे हैं और जनता के हित में आप काम 24 घंटे लगे हैं और आपको अगर उसके बारे में कोई इग्नोर करे तो आपको तकलीफ होगी, लेकिन आपकी इच्छा, आपकी ताकत है, आपकी सहनशीलता है कि आप डटे रहेंगे। लेकिन अगर उसमें 4 चांद लग जाएगा, आपकी हिम्मत डबल हो जाएगी। अगर कोई उसको एक अच्छी तरह से देखे और उसकी सराहना करे तो हिम्मत बढ़ती है। आज उसी तरह से डॉक्टरों की, आज उसी तरह से मुख्यमंत्री की, प्रधानमंत्री जी सब लगे हुए हैं। तो एक दूसरे को देख करके और नीचे वालों की भी हिम्मत बढ़ती है। उनको लगता है कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ देश हित में, देश के लिए, देश की जनता के लिए, उसका जो है मुझे फल मिल रहा है क्योंकि लोग देख रहे हैं। तो इससे जो है काफी हिम्मत बढ़ती है और ये एक बहुत अच्छी पहल है। और साथ में प्रधानमंत्री मोदी ने जो वाराणसी वासी हैं उन तमाम लोगों की भी उन्होंने तारीफ की। उन्होंने कहा कि वो किसी को भी भूखा नहीं सोने दे रहे हैं, लोग बाहर निकलकर लोगों की मदद कर रहे हैं तमाम नियम कानूनों का पालन करते हुए। इस पर आप क्या कहेंगे सर? निश्चित तौर पे ये मैं देख रहा हूँ, मैं वाराणसी की स्थिति देख रहा हूँ। वाराणसी ही नहीं, वाराणसी के बारे में या गुजरात के बारे में या और कहीं के बारे में जब प्रधानमंत्री जी या माननीय योगी जी इस तरह की या कोई भी मुख्यमंत्री आगे बढ़ करके कुछ एक अच्छा कदम उठाते हैं, उसको देख करके जनता भी उत्साहित होती है, जो निराश होने लगती है इस महामारी के डर से। चारों तरफ से देख करके कि कहाँ क्या हो रहा है, किस तरह लोग बीमारी को देख करके घबराए हुए होते हैं। जब ऐसी स्थितियां देखते हैं तो उनकी हिम्मत बढ़ती है और लोग निकल के एक दूसरे की मदद में खड़े होने लगते हैं। वो स्थिति आज वाराणसी में भी देखने को मिल रहा है कि लोग सेवा के लिए, लोग खाना परोसना, खाना खिलाना, लोगों के लिए मदद करना, लोगों को ऑक्सीजन बांटना, इस तरह से एक बढ़ करके आगे आ रहे हैं। एक बहुत अच्छी पहल कर रहे हैं, एक बहुत अच्छी दिशा में जा रहे हैं, ये खुशी की बात है। लेकिन एक और तस्वीर की हम बात करें उमेश सिंह जी, पूरे देश से वो सामने आ रही है। ब्लैक फंगस को लेकर चेतावनी लगातार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय जारी कर रहा है, लोगों से अपील कर रहा है सावधानी की। राज्य सरकारें भी कदम उठा रही है, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसको खतरनाक बताया, उसको लेकर चिंता जाहिर की है। निश्चित तौर पे आज एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, ये हम लोगों का, पूरे देशवासियों का, बल्कि पूरी दुनिया में है। लेकिन मैं देश के बारे में कह सकता हूं कि आज इतना डर बन गया है कि एक के ऊपर एक आफत आती जा रही है, एक से एक प्रॉब्लम बढ़ के आती जा रही है। एक खत्म नहीं होता कि दूसरी खबरें आ जाती है कि अब ये आ रहा है। वो चाहे तूफान हो, चाहे ब्लैक फंगर हो, चाहे व्हाइट फंगर हो, चाहे कोरोना महामारी का हो, और चाहे कोरोना महामारी में अलग अलग लेयर कि अब ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है। तो ये सुन के जिस तरह से घबराहट बढ़ रही है वो बहुत ही दुखदायी है और लोग डरे सहमे हैं। अब तो केवल इन प्रधानमंत्री जी, माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी, आप सबके द्वारा जो दिखाया जाता है, हिम्मत बढ़ती है, उसी से हिम्मत बढ़ रही है जनता की। और निश्चित तौर पर धरातल पे ये सही है कि लोग डरे सहमे हुए हैं।
ये सत्यता है। लेकिन ये सकारात्मक भी है उन लोगों के लिए भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अपनी जनता से, अपने उन जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनसे बातचीत की है, उससे लोगों में भी जो भ्रम है वो दूर होगा, लोगों में विश्वास बढ़ेगा, ना सिर्फ कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें सहयोग देने के लिए बल्कि वैक्सीनेशन के लिए भी, सावधानी के लिए भी, मास्क के लिए भी। एक प्रधानमंत्री होने के बावजूद नरेंद्र मोदी उनसे लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। ये निश्चित तौर पे मोहित जी ये बहुत ही सराहनीय कदम है। मैं जानता हूं कि एक भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जो इस तरह के कदम और खुद 24 घंटा में जो है 18 घंटे 20 घंटे जनता के लिए समय दे रहे हैं और चिंतित हैं वो जनता के लिए, और वो उसकी व्यवस्था भी कर रहे हैं, डॉक्टर की, दवा की, वैक्सीन की सारी व्यवस्था भी देख रहे हैं, उसके साथ साथ मनोबल भी बढ़ा रहे हैं पूरे भारत की जनता की। ये बहुत ही प्रधानमंत्री का बहुत ही सराहनीय काम है, बहुत ही सराहनीय कार्य है, इसमें कहीं दो राय नहीं है मोहित जी। और ये विपक्ष की अगर हम बात करें उमेश सिंह जी, क्योंकि लगातार विपक्ष के द्वारा बहुत गंभीर सवाल उठाते रहे, लगातार हमले होते रहे, न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी। क्या लग रहा है कि इन दौरों से और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने आज संवाद किया है, इससे जो विपक्ष के जो आरोप हैं वो बेबुनियाद साबित होंगे, उन पर कमी आएगी? देखिए मोहित जी, अब हम तो खैर विवादों में नहीं जाते हैं, हमारी आदत नहीं है, लेकिन फिलहाल हम इतना जरूर कहेंगे कि जिस तरह से आप देखते होंगे ये कोई भी विपक्ष अगर इस तरह की राजनीति, विपक्ष का काम है जो काम करें, कार्य करें, उसके ऊपर जो है वो एक इंटरनल सवाल उठाना तो ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर जो है ये देश के ऊपर और बाहरी के बारे में बाहर बैठ जाए वो एक गलत है। और जिस तरह से लोग सवाल उठा रहे हैं, गलत कर रहे हैं, उसका आप नतीजा भी देख रहे हैं। हर जगह सवाल उठाने वाले कौन, एक दो पार्टियां हैं जो सवाल उठा रही हैं और उनको देश पूरी तरह से हर जगह पे हर कदमों में साफ सफाया करती चली जा रही है। अब उसके बावजूद भी अगर उनके समझ में ना आए तो उनके लिए क्या कहा जा सकता है। हमारा काम है, प्रधानमंत्री जी का काम है, जो वो कर रहे हैं, जो दिख रहा है, जो पूरी देश सराहना कर रही है, बल्कि पूरी दुनिया सराहना कर रही है, तो वो कदम उठाना चाहिए और उससे सीखना चाहिए, क्योंकि भविष्य में फिर समय बदलता। अभी सरकार चुनाव हुआ 19 में, 2.5 साल बीत गया, 2.5 साल बीतने में समय नहीं लगा, 2.5 साल आने में देर नहीं लगेगा। अभी सरकार उत्तर प्रदेश की वहां से हो गया 5 साल, 8 साल, 4 साल बीत गया, 5 साल 8 महीने और रह गया है, फिर चुनाव आने हैं। तो एक अच्छा सकारात्मक एक अच्छा काम करे हों, पब्लिक में रहे होंगे लोग और एक अच्छे जनता के बीच साथ जुड़े रहे होंगे तो निश्चित उनको फल मिलेगा। और अगर केवल ये कर करके घर पे केवल ट्विटर पे बैठ करके, घर में बैठ करके बेडरूम की राजनीति करते रहेंगे तो जनता भी तो देखती है, तो उसका परिणाम भी वैसे मिल रहा है लोगों को। यकीनन। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद उमेश सिंह जी अपना कीमती वक्त निकालने के लिए और इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो उमेश सिंह जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े, उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये सराहनीय कदम है और इससे न सिर्फ फ्रंटलाइन वर्कर्स का बल्कि वहां के जो लोग हैं उनका भी आत्मविश्वास बढ़ेगा कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में। इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। खबरनामा, खबर से असर तक शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही
आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं बाकी बड़ी खबरों का। दिल्ली में अब कोविशील्ड की वैक्सीन भी खत्म होने को है। इस वजह से आज कई वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद रहे। राजधानी में कोवैक्सीन पहले ही खत्म हो चुकी है। यह बात दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कही। उन्होंने कहा कि दिल्ली में 18 से 44 साल के लोगों के लिए कोवैक्सीन कई दिन पहले ही खत्म हो गई थी। अब कोविशील्ड भी खत्म हो रही है। कई सारे सेंटर्स आज बंद हो चुके हैं। दिल्ली में कोरोना की स्थिति पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पॉजिटिविटी रेट जो 36% तक चला गया था वो अब कम होकर 5% के करीब आ गया है। दिल्ली में परसों तक ब्लैक फंगस के 197 मरीज भर्ती थे। इसमें दिल्ली और बाहर के मरीज शामिल हैं। तो वहीं दिल्ली में ब्लैक फंगस के मामले तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं, जिस पर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली में भी तेजी के साथ ब्लैक फंगस के मामले सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोग ब्लड शुगर पर सबसे ज्यादा ध्यान दें। परसों तक 197 केसेस दिल्ली में एडमिटेड थे, सभी अस्पतालों में मिलाकर। और 197 में दिल्ली के पेशेंट भी थे, दिल्ली से बाहर के पेशेंट भी थे। ब्लैक फंगस के बारे में देखो, मैं थोड़ा सा आगाह करना चाहूंगा जनता को। ब्लैक फंगस 2 कारणों से हो रहा है। एक तो है कि ब्लड के अंदर शुगर लेवल बढ़ना और दूसरा स्टीरॉयड्स की वजह से इम्यूनिटी का कम होना। पहली चीज, स्टीरॉयड डॉक्टर की सलाह से ही लें, बिना डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल ना लें। डॉक्टर ने जब बंद कर दिए हैं उसके बाद बिल्कुल ना लें। कई सारे लोग हैं घर जाने के बाद भी कई दिन तक दोबारा लेते रहते हैं। बिल्कुल देखिएगा 44 ईयर्स तक, 18 से 44 तक की कोवैक्सीन तो कई दिन पहले खत्म हो गई थी। कोविशील्ड भी खत्म हो रही है। कई सारे सेंटर आज से बंद हो रहे हैं। सर, आप 100 सेंटर बताए गए, हाँ जी, जो बंद हो रहे हैं। सर, क्या केंद्र से अभी तक कोई बात हुई है? क्योंकि 65,000 के करीब जो रोगी हैं वो आपके पास बताया जा रहा है ऑफिशियल की बची हुई है। नहीं, हमारे 1 दिन में लग जाएगी ना। हाँ जी, जो भी लगे। देखो आपको फिर से बताऊं कि इसको ये कह रहे हैं कि भाई अगर वैक्सीन हमारे को 1 लाख मिली तो 1 लाख तो 1 दिन में लग जाएगी, उसके बाद नहीं लगेगी ना, खत्म हो जाएगी। उसको डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हमारा है, बहुत बढ़िया नेटवर्क। तो लंबे समय से तस्वीरें दिल्ली में देखने को मिल रही कि किस तरीके से वैक्सीन की कमी है। लगातार राज्य सरकार गुहार लगा रही, लेकिन इससे राहत मिलती अभी नजर नहीं आ रही। इन तमाम चीजों को लेकर बातचीत करने के लिए अखिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिल खान, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सर, किस तरीके से आप देख रहे हैं कि एक बार फिर से वैक्सीन की कमी के चलते कई सेंटर्स जो हैं वैक्सीनेशन के वो आज बंद रहे हैं? जी देखिए मोहित, ये जो हमारी तरफ से स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जितना हो सकता है वो सारा काम किया जा रहा है। जैसे ही सेंटर ने स्टेट को दिया चार्ज और कहा कि आप अपना वैक्सीन का इंतजाम कीजिए, हम लोग तब से बिल्कुल वार फुटिंग के ऊपर है, युद्ध स्तर पर हमारा काम चल रहा है। और हमने स्कूलों को भी असाइन कर दिया था वैक्सीनेशन के लिए कि हमें किसी तरह की कोई परेशानी जगह की ना हो। लेकिन जब तक वैक्सीन अवेलेबल नहीं होगी तब तक इन सब बातों का कोई मतलब नहीं रह जाता है। 30 लाख लोगों को फर्स्ट डोज दिया जा चुका ऑलरेडी फर्स्ट 3 फेज में, और सिर्फ 6 लाख लोगों को दोनों डोज दिए गए हैं दिल्ली के अंदर। तो ये बहुत जरूरी है कि वैक्सीन उपलब्ध हो। और जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना मतलब पल्ला झाड़ा और स्टेट को दे दिया कि आप अपना खुद का इंतजाम कीजिए, उसी टाइम हम लोगों ने फौरन ग्लोबल टेंडर भी जारी किए स्टेट ने, और उसके बाद 3 लाख डोजेस का ऑर्डर भी इमीडिएटली किया था, और रेस्ट का 50 लाख का ऑर्डर भी मतलब किया जा रहा है। तो ये हमारी तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, दिल्ली की तरफ से जो काम करने थे तेजी से युद्ध स्तर पर, वो सब कर रहे हैं जी। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है मोहित जी कि जो मतलब अभी भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का अपनी जिम्मेदारी है वो उसको मतलब गैर जिम्मेदारी तो मैं नहीं कहूंगा, ये तो बहुत छोटी सी बात हो गई गैर जिम्मेदारी, ये तो एक क्रिमिनल निग्लिजेंस हो गई है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। और अभी भी
अभी भी मैं फिर से एम्फेसाइज कर रहा हूं कि अभी भी केंद्रीय सरकार जो है वो सीरियस नहीं हो रही है, अभी भी उपदेश देने में लगी हुई और अभी भी जो है पासिंग ऑन द बक्स हो रहा है, दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी टालने वाली बात हो रही है और फिजूल की चीजों को वो लेकर के नड्डा जी और बीजेपी के लोग लगे हुए हैं। मैं उनसे सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इतने जिम्मेदार हो इस देश के, आपके पास पूरी देश की सरकार है, आपको इस वक्त कितना युद्ध स्तर पे काम करना चाहिए और आपका माइंडसेट इलेक्शन से हट करके, उस मोड से हट करके आपको सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। देखिए मोहित, मैं बार बार नहीं रिपीट करना चाहूंगा, लेकिन ये मैं जरूर से बताना चाहूंगा कि पिछले साल जब पूरी दुनिया के जो जिम्मेदार देश थे, उन्होंने वैक्सीन मैन्युफैक्चर के साथ में उनमें इन्वेस्टमेंट करके और उस वैक्सीन को सस्ते में लेने का पूरा इंतजाम कर लिया था जी, और अवेलेबिलिटी भी पूरी करने का इंतजाम कर लिया था। लेकिन हमारे देश में पता नहीं क्या सो रहे थे, कहां पर उन्होंने इस बात को बड़ा कैजुअली लिया कि कोई जरूरत नहीं है वैक्सीन की इंडिया में, और मोदी जी लगे हुए थे कि भाई सुनामी को हमने कंट्रोल कर लिया है। बड़ा मतलब बिना किसी एक्सपर्ट थिंकिंग के, बिना किसी एक्सपर्ट ओपिनियंस के जिस तरह से पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिए गए हैं, वो रियली बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, बल्कि ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस में बोलूंगा। अभी भी देखिए, हम अभी भी अपने उस गलतियों से नहीं सबक ले रहे हैं, अभी भी हम लोग कुछ कर सकते हैं युद्ध स्तर पर। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, क्योंकि ग्लोबल के जो टेंडर जारी किए थे उसमें से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया जी, बिल्कुल, वो भी 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले इन्होंने दी थी परमिशन। तो ये अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई रोल नजर नहीं आ रहा है। फाइजर जो आया था जनवरी में, आ गया था कि भाई ठीक है आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया, अब आप करिएगा, हमको मैन्युफैक्चरिंग के लिए आ गए हम, आप बताइए हम क्या करते हैं। उनको भी, फाइजर को भी बिल्कुल मतलब इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, उसके ऊपर कंडीशन इतनी लाद दी, वो बेचारा चला गया, भाग गया। बिल्कुल। उसके बाद अब ये फाइजर से बोलते हैं कि भाई अब हम बुरी कंडीशन में आ गए हैं, बिना किसी सोच विचार के जो काम करना चाहिए था वो नहीं किया। फाइजर ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि जी अब तो हमारे पास कुछ नहीं है। तो ये स्थिति है इस वक्त, और दिल्ली की जनता और देश की जनता बहुत सफर कर रही है। और ये जब तक हार्ड इम्यूनिटी नहीं आएगी, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ मोहित जी, सुन लीजिए, ये थर्ड वेव में बच्चों का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होना है। बिल्कुल, ये जो जिस तरह से म्यूटेशन हो रहा है इस वायरस का, ये बहुत बड़ी चिंता। बिल्कुल, दुनिया भर के जो एक्सपर्ट्स हैं वो लगातार यही बात कह रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अकील खान साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जुड़े, उन्होंने सीधे तौर पर अपनी बात कही, साथ में ये भी बताया कि किस तरीके से वैक्सीन की कमी वहां पर है। लेकिन रुक करते हैं अगली खबर का। पूरा देश इस वक्त कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहा है। इस महामारी से अब तक 2,91,000 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 30,27,925 लोगों का इलाज चल रहा है। देश में सबसे ज्यादा कोरोना वायरस की शुरुआत जब से हुई है, तभी से WHO से लेकर देश की सरकारों तक लोगों को मास्क पहनने की हिदायत दे रखी है। साथ ही जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है, बावजूद इसके लोग सुधरने को तैयार नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि एक अध्ययन के मुताबिक 50% लोग अब भी मास्क नहीं पहनते, जबकि कोरोना की दूसरी लहर जब भी लगभग जो तमाम वर्ग के लोगों पर खतरा बनाकर जो अभी भी बरस रही है, उन तमाम लोगों से लगातार ये गुजारिश की जा रही है या अपील की जा रही है कि वो लोग मास्क पहने। लेकिन उससे भी बड़ी चुनौती यह है कि जो 50% लोग मास्क पहन रहे हैं, उनमें से 64% लोग गलत तरीके से मास्क पहन रहे हैं। एक आदमी अगर फिजिकल डिस्टेंसिंग को कोई फॉलो नहीं करता, तो स्टडीज ने पाया है कि 1 महीने में वह करीब 406 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। अगर वह अपना फिजिकल डिस्टेंसिंग 75% ही कम कर दे, तो यह पाया गया उस स्टडी में कि तीसरे दिन में वह 2.5 लोगों को ही इन्फेक्ट कर सकता है। यानी कि यहां हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि फिजिकल डिस्टेंसिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशल वैक्सीन इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट, इन टर्म्स ऑफ क्रिटिकल इंटरवेंशन। की कहां एक आदमी 2.5 लोगों की बजाय 406 लोगों को इन्फेक्ट करेगा, टू दैट एक्सटेंट इन्फेक्शन फैलेगा, केस की सीरियसनेस बढ़ती है, और टू दैट एक्सटेंट हमारी केस फैटेलिटी। नोट किया और हाईलाइट किया कि आज भी देश के 50% लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं। जो पहनते हैं, यानी कि जो 50% लोग मास्क पहनते हैं, उसमें से 64% लोग माउथ को कवर करते हैं लेकिन नोज को नहीं कवर करते। कुछ लोग उसको चिन पर लगाकर रखते हैं, कुछ लोग मास्क को गले पर लटका कर रखते हैं। केवल 14% उस 50%, यानी कि करीब केवल 7% लोग ही देश में जिन्होंने प्रोसेस तो शुरू किया
लेकिन वो उसको तरीके से कर रहे हैं। आज जरूरी है हम आपके द्वारा फिर से विनती करें कि जो गाइडलाइंस हमारी हैं, इससे पहले हमने कई बार कहा है इन्फेक्शियस डिजीज मैनेजमेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, आप 90% एफर्ट कीजिए, आप 10% एफर्ट मत कीजिए, आपका। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद। खबरनामा, खबर से असर तक, शाम 5 बजे सिर्फ AN